चलिए बच्चों, कल के पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इफ़ेक्ट ऑफ वेरियस पैरामीटर्स ऑन VCRS, जिसमें हम लोगों ने कंडेंसर का प्रेशर बढ़ाया था, कंडेंसर का प्रेशर घटाया था, इवापोरेटर का प्रेशर बढ़ाया था और इवापोरेटर का प्रेशर घटाया था। क्लियर है? अब देखिए वहाँ से हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो देखिए केस नंबर 4 तक हम लोगों ने पढ़ा था। अगला जो है हमारा वो केस नंबर 5 है। केस 5 ये क्या है आपका केस नंबर 5? तो इस केस में हम लोग देखेंगे कि अगर हम रेफ्रिजरेंट को सुपरहीट करते हैं, किसको? रेफ्रिजरेंट को, तो VCRS के परफॉर्मेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो केस नंबर 5 जो होगा हमारा वो क्या होगा? इफेक्ट ऑफ सुपरहीटिंग ऑन परफॉर्मेंस ऑफ VCRS। तो देखिए यहाँ पर हम लोग रेफ्रिजरेंट को कंप्रेशर के सक्शन पर सुपरहीट करेंगे और देखेंगे कि उसमें VCRS के जो विभिन्न प्रचाल हैं, विभिन्न पैरामीटर्स हैं, उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए इसमें हमको किस पर प्रभाव देखना है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे ये पैरामीटर्स होंगे, पैरामीटर्स यहाँ पर जो होगी हमारी एक्चुअल साइकिल होगी और यहाँ पे जो है आपकी न्यू साइकिल होगी। क्लियर है? और ये आपका क्या होगा? यहाँ पर इफेक्ट्स होगा। क्या होगा? इफेक्ट्स। तो अब देखिए यहाँ पर जो पहला पैरामीटर हम लोग चेक करते थे वो क्या था? आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। क्या था? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। सेकंड पैरामीटर जो है हमारा वो क्या है? आपका वर्क इनपुट, या इसे हम लोग कंप्रेशर वर्क भी कह सकते हैं। थर्ड जो है हमारे पास वो क्या है? आपका COP, यानी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्लियर है? फोर्थ पैरामीटर जो है हमारे पास वो क्या होगा? आपका प्रेशर रेशियो, एंड फिफ्थ वन जो है हमारा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है। क्या है? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है। तो अब देखिए यहाँ पर पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था VCRS। क्लियर है? तो अब देखिए अगर हम यहाँ पर रेफ्रिजरेंट की सुपरहीटिंग करा रहे हैं, किसमें? VCRS में। तो पहले एक चीज़ ये समझिए कि कहाँ पर सुपरहीटिंग कराएंगे हम लोग। तो देखिए रेफ्रिजरेंट की जो सुपरहीटिंग होगी वो सक्शन स्टेट पर होगी। यानी सक्शन स्टेट का मतलब क्या है? इनपुट टू कंप्रेशर, यानी कंप्रेशर के प्रवेश पर ही हम क्या कराएंगे? सुपरहीटिंग कराएंगे। आप जानते हो सुपरहीटिंग क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर पर हम लोग क्या करते हैं? जो सैचुरेटेड वेपर है उसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। यानी यहाँ पर हम लोग सुपरहीटिंग के लिए सेंसिबल हीट ट्रांसफ़र करेंगे। कौन सी हीट? सेंसिबल हीट। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों ने देखा था, आप जानते हो VCRS के लिए सबसे परफेक्ट डायग्राम जो होता है हमारा प्रेशर इंथैल्पी डायग्राम होता है। क्लियर है? अब देखिए ये आपका यहाँ पर सैचुरेशन कर्व होगा। कौन सा कर्व होगा? सैचुरेशन कर्व। अब देखिए
आपकी पहले एक्चुअल साइकिल आप लोग बनाइए। तो एक्चुअल साइकिल आप जानते हो कि 1 से 2 जो है हमारा क्या होता है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है। किसमें? कंप्रेशर में। 2 से 3 क्या होगा हमारे पास, कांस्टेंट प्रेशर पर हम लोग कंडेंसर में हीट रिजेक्ट करते हैं। 3 से 4 आप जानते हो आइसेंथैलेपिक एक्सपेंशन होता है एक्सपेंडर में। किसमें? एक्सपेंडर में। ये आपका 3 से 4 और ये 4 एक्सपेंडर नहीं, थ्रॉटल डिवाइस। ये आपका 3 से 4 क्या है आपका एक्सपेंशन डिवाइसेस में हम लोग आइसेंथैलेपिक एक्सपेंशन कराते हैं रेफ्रिजरेंट का। और 4 से 1 आप जानते हो कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एब्जॉर्ब होती है। किसमें? इवापोरेटर में। क्लियर है? अब देखिए कंप्रेशर का सक्शन ये 0.1 है और 0.1 आपका क्या है, आप जानते हो ये लाइन सैचुरेटेड वेपर होती है। क्या है? सैचुरेटेड वेपर। और ये क्या है आपका, सैचुरेटेड लिक्विड है। कौन सी लाइन है? सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है। अब देखिए अगर हम रेफ्रिजरेंट को सुपरहीट करा रहे हैं कहाँ पर, सक्शन पर, तो अब देखिए ये आपका सक्शन है। जैसे ही हम सुपरहीट कराएंगे तो यहाँ पर सेंसिबल हीट्स प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? ये आपका 1' हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ से जब हम कंप्रेशन कराएंगे तो यहाँ कहीं 2' पर पहुँचेंगे। तो अब देखिए जब हमने रेफ्रिजरेंट की सुपर हीटिंग कराई तो हमारी साइकिल जो हो गई 1', 2', 3, 4, 1'। क्लियर है? और जब हमने सुपर हीटिंग नहीं कराई थी तो हमारी एक्चुअल साइकिल क्या थी, 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पे हम लोग डिनोट करें, एक्चुअल साइकिल जो है हमारी वो क्या है, 1, 2, 3, 4। क्लियर है? और हमारी न्यू साइकिल जो बनेगी वो क्या है, 1', 2', 3 एंड 4। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हम लोगों ने पढ़ा है वो क्या है आपका, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आप लोग VCRS में पढ़े हो, क्या होता है, H1 माइनस H4, H1 माइनस H4। और देखिए न्यू साइकिल में हमारा जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा वो क्या होगा आपका, H1' माइनस H4, H1' माइनस H4। अब यहाँ देखिए H4 यहाँ भी है, H4 यहाँ भी है। क्लियर है? बोलिए, H4 यहाँ भी है, H4 यहाँ भी है। अब देखिए अगर हम H1 और H1' में निर्धारित कर लें कौन बड़ा है तो हम बता सकते हैं कि सुपरहीटिंग का रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अब देखिए ये जो आपकी इंथैल्पी है 1 पे इंथैल्पी, ये आपका H1' है और ये क्या है आपका H1 है। बताइए H1 बड़ा कि H1'? तो आप देख सकते हो H1' बड़ा है। तो अब बताइए अगर H1' बड़ा होगा तो ये टोटल टर्म बड़ा होगा, यानी आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो था H1' माइनस H4 था। अब देखिए अगर H1' अधिक है किसकी तुलना में, H1 की तुलना में, तो ये टोटल टर्म क्या होगा, अधिक होगा। और ये टोटल अधिक होगा तो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो अब देखिए
क्वेश्चन होता है कि अगर VCRS में रेफ्रिजरेंट की सुपर हीटिंग कराई जाए तो आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा, घटेगा, परिवर्तित रहेगा, इस तरह करके आपके 4 ऑप्शंस होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ जाएगा। क्लियर है। चलिए अब दूसरी बात करें हम लोग वर्क इनपुट की। किसकी, वर्क इनपुट की। तो आपका जो वर्क इनपुट होगा यानी W इनपुट, वो आप जानते हो कंप्रेशर का है, क्या होता है H2 माइनस H1, H2 माइनस H1। अब यहाँ पर भी देखिए जो आपका वर्क इनपुट होगा वो क्या होगा आपका, अब देखिए कंप्रेशन 1 से 2 हो रहा है तो ये होगा H2 माइनस H1। क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है वो T1 है और इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है वो T1 है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, क्लियर है, अगर हम यहाँ पर तुलना करें तो देखिए ये आपका H2 है और ये आपका H2 है। तो H2 H2 की तुलना में क्या है, अधिक है। क्लियर है। H2 जो है वो H2 की तुलना में क्या है, अधिक है। और H1 H1 की तुलना में अधिक है। क्लियर है। बोलिए, तो अब बताइए ये दोनों टर्म अधिक बढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या वर्क इनपुट के बारे में कुछ कह नहीं सकते। क्लियर है। लेकिन अब देखिए अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, किसकी, थर्मोडायनेमिक्स की, तो आप जानते हो यहाँ पर रेफ्रिजरेंट जो है आपका सुपर हीटेड स्टेट में है। रेफ्रिजरेंट किस में है, सुपर हीटेड स्टेट में है। तो अब बताइए रेफ्रिजरेंट की अगर हम सुपर हीटिंग करेंगे तो आप जानते हो सुपर हीटिंग क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पर क्या टेम्परेचर को इंक्रीज करना। तो अब देखिए T1 जो होगा वो किससे, T1 की तुलना में क्या होगा, अधिक होगा। क्लियर है। और T2 जो होगा वो किसकी तुलना में अधिक होगा, T2 की तुलना में अधिक होगा। और आप जानते हो कंप्रेशर ओपन सिस्टम होता है। कैसा सिस्टम है, ओपन सिस्टम। और ओपन सिस्टम में जो आपकी इंथैल्पी है, सॉरी, कंप्रेसर ओपन सिस्टम है और इस समय जो कंप्रेसर वर्क कर रहा है वो किस में कर रहा है, सुपर हीटेड स्टेट में। और सुपर हीटेड वेपर को हम लोग क्या आइडियल गैस सपोज कर सकते हैं। क्लियर है। तो अब देखिए वहाँ पर ये जो इंथैल्पी होगी वो किसका, टेम्परेचर का फंक्शन होगी। अब देखिए अगर ये दोनों टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, दोनों टेम्परेचर क्या हो रहे हैं, अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो आपका क्या होगा, वर्क इनपुट बढ़ जाएगा। वर्क इनपुट क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है। अब देखिए COP की अगर हम बात करें, COP, तो COP जो है आपका क्या होगा, COP आप जानते हो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट होता है। COP हम जानते हैं क्या कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। यहाँ भी जो हमारी COP होगी वो क्या होगी, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सुपर हीटिंग में, किसमें, सुपर हीटिंग में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी बढ़ रहा है और वर्क इनपुट भी बढ़ रहा है। क्या क्या बढ़ रहा है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी इंक्रीज कर रहा है और वर्क इनपुट भी इंक्रीज कर रहा है। तो अब बताइए COP के बारे में हम लोग क्या कुछ एग्जैक्ट कह नहीं सकते।
यानी COP के बारे में हम लोग कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक्सपेरिमेंटली यह देखा गया है कि इन केस ऑफ R12, R134A और आइसोब्यूटेन के केस में जो COP होगी हमारी वो क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर है। और NH3 और CO2 की अगर हम बात करें तो हमारी COP क्या होगी, घट जाएगी। क्लियर है। यानी अगर हम लोग सुपर हीटिंग की बात करें किस पर, VCRS पर, तो देखिए जो COP है वो आपकी इंक्रीज करेगी किस किस रेफ्रिजरेंट के लिए, R12, R134A आइसोब्यूटेन के लिए जो हमारी COP है वो क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। अगर इस VCRS में हम लोग NH3 या CO2 का प्रयोग किए हैं, किसका किसका, NH3 और CO2 यानी अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है। तो उस केस में जो आपकी COP होगी वो क्या होगी, घट जाएगी। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हम अगर प्रेशर रेशियो की बात करें तो देखिए ये आपका क्या है, P1 इज इक्वल टू P4, ये आपका P3 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P2 डैश। क्लियर है। तो अब देखिए प्रेशर रेशियो पहले क्या था आपका, RP ये था आपका क्या, P2 अपॉन P1। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जो प्रेशर रेशियो है वो क्या है आपका, P2 डैश बाई P1 डैश। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पर हम जानते हैं चूंकि P2 और P2 डैश इक्वल है और P1 और P1 डैश इक्वल है। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ से आपका आप कह सकते हो कि अगर हम रेफ्रिजरेंट की सुपर हीटिंग करा रहे हैं VCRS में, किसकी, रेफ्रिजरेंट की अगर हम सुपर हीटिंग करा रहे हैं VCRS में, तो प्रेशर रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपका प्रेशर रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से अगर हम वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी की बात करें तो देखिए जो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी है वो कंप्रेशर की होती है। आप लोग जानते हो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी कंप्रेशर का 1 + C - P2 बाई P1 के पावर 1 गामा। क्लियर है। कंप्रेसर में आप लोग 1/n पढ़ते हो, क्यों, क्योंकि वहाँ पे पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन कराया जाता है और चूंकि ये आपका VCRS में आइसेंट्रोपिक कराया जाता है इसलिए यहाँ पर गामा। अब यहाँ भी देखिए वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी 1 + C - C इंटू P2 डैश बाई P1 डैश के पावर 1 गामा। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पे P2 डैश के बराबर है, P1 डैश के बराबर है। तो अब देखिए ये दोनों टर्म आपके क्या हैं, इक्वल हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो सुपर हीटिंग का, क्लियर है, कंप्रेशर की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या, कि अगर हम रेफ्रिजरेंट की सुपर हीटिंग करा रहे हैं VCRS में तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है। बोलिए। दूसरा क्वेश्चन होता है कि कंप्रेशर के वर्क पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो कंप्रेशर वर्क आपका क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है। थर्ड देखिए कि COP पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो देखिए COP के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक्सपेरिमेंटली यह पाया गया है कि अगर हम VCRS में R12, R134A और आइसोब्यूटेन का प्रयोग कर रहे हैं रेफ्रिजरेंट के रूप में तो हमारी COP इंक्रीज करेगी। अगर NH3 और CO2 का प्रयोग कर रहे हैं, क्लियर है,
तो आपकी COP क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, आप बताइए किसका, सुपर हीटिंग का प्रेशर रेशियो पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्लियर है। और नेक्स्ट आपका क्या है, कंप्रेसर की वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्लियर है। अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे नोट करके आप लोग लिख लीजिए, यानी सुपर हीट VCRS में रेफ्रिजरेंट की सुपर हीटिंग करने पर क्लियर है, R12 R134A क्लियर है, आइसोब्यूटेन अगर रेफ्रिजरेंट होगा तो COP इंक्रीज करेगी, NH3 या CO2 होगा तो COP आपकी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्लियर है। अब देखिए चलिए, तो सुपर हीटिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट हम लोगों ने VCRS में पढ़ लिया। जो नेक्स्ट है हमारा वो क्या है, सब कूलिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट, सब कूलिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट। तो देखिए सब कूलिंग का क्या अर्थ है यहाँ पर, यानी हम रेफ्रिजरेंट की अगर सब कूलिंग कराएं VCRS में तो उसके परफॉर्मेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए सब कूलिंग होती क्या है। तो देखिए सब कूलिंग आपकी वह प्रोसेस है जिसमें कांस्टेंट प्रेशर पर सेंसिबल हीट रिजेक्ट कराई जाती है। कौन सी हीट, सेंसिबल हीट रिजेक्ट कराई जाती है। तो देखिए यहाँ पर सब कूलिंग कहाँ कराएंगे हम लोग, तो आपका सब कूलिंग जो है हम कराएंगे कहाँ पर, कंडेंसर के निकास पर, यानी एग्जिट ऑफ कंडेंसर पर ही हम लोग क्या करते हैं, रेफ्रिजरेंट की सब कूलिंग कराते हैं, क्लियर है। सब कूलिंग में कौन सी हीट रिजेक्ट कराएंगे आप, कौन सी हीट रिजेक्ट कराएंगे, तो आपका सेंसिबल हीट रिजेक्ट कराएंगे। तो अब देखिए सब कूलिंग अगेन आपकी क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पर सेंसिबल हीट रिजेक्ट कराएंगे। किस पर, कांस्टेंट प्रेशर पर सेंसिबल हीट रिजेक्ट कराएंगे। और VCRS में कहाँ सब कूलिंग होती है, तो एग्जिट ऑफ कंडेंसर पर, क्लियर है। आप जानते हो कि आपका जो कंडेंसर के एग्जिट पर यानी कंडेंसर के निकास पर जो रेफ्रिजरेंट का स्टेट होता है तो वो आपका क्या होता है, सैचुरेटेड लिक्विड होता है। अब देखिए सैचुरेटेड लिक्विड से ही हम कांस्टेंट प्रेशर पर अगर रेफ्रिजरेंट का क्या से सेंसिबल हीट रिजेक्ट करा रहे हैं तो जो आपका रेफ्रिजरेंट जो होगा वो किस स्टेट में चला जाएगा, लिक्विड ही रहेगा, लेकिन किस रीजन की तरफ शिफ्ट करेगा, सबकूल्ड रीजन की तरफ, क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग VCRS की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो इसका pH डायग्राम बनेगा, ये आपका प्रेशर है और ये क्या है, इंथैल्पी। आप जानते हो ये सैचुरेशन कर्व है। कैसा कर्व है, सैचुरेशन कर्व है। आप जानते हो इस रीजन को सबकूल्ड लिक्विड कहा जाता है, इसको सुपर हीटेड वेपर कहा जाता है। ये आपका क्या है, वेट रीजन है, क्लियर है।
तो अब देखिए VCRS में आप लोग जानते हो 1 से 2 क्या होता है आपका, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है। 1 से 2 क्या है आपका, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। 2 से 3 आप जानते हो कांस्टेंट प्रेशर पर हीट रिजेक्ट कराई जाती है, किसमें, कंडेंसर में, क्लियर है। और एक्चुअल साइकिल में जो कंडेंसर का एग्जिट है, निकास है, वो आपका क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड है। तो अब देखिए 3 से 4 आपका क्या है, आप आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन कराते हो एक्सपेंशन डिवाइसेस में, जो जनरली आपका कैपिलरी ट्यूब होता है या थ्रॉटल वॉल्व होता है, क्लियर है। ये आपका 3 से 4 क्या है, 3 से 4, क्लियर है। अब देखिए 4 से 1 में आप जानते हो कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एब्जॉर्ब की जाती है, किसमें, इवापोरेटर में। किसमें कराई जाएगी, इवापोरेटर में। तो देखिए ये 1 2 3 4 आपका क्या है, एक्चुअल साइकिल है। कैसी साइकिल है, एक्चुअल साइकिल है। लेकिन अब यहाँ से देखिए, अगर हम रेफ्रिजरेंट की सबकूलिंग कराएं, किसकी सबकूलिंग कराएं, रेफ्रिजरेंट की, तो देखिए सबकूलिंग यही कराएंगे हम लोग। क्यों, क्योंकि एग्जिट ऑफ कंडेंसर यही है। सबकूलिंग में हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पर क्या करेंगे, हीट रिजेक्ट कराएंगे, क्लियर है। कौन सी हीट, सेंसिबल हीट। अब देखिए 3 अब यहाँ से आपका एक्सपेंशन होगा एक्सपेंशन डिवाइसेस में, एक्सपेंशन होगा किसमें, एक्सपेंशन डिवाइसेस में। और ये आपका क्या हो जाएगा, 4, क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पर ये 1 2 3 4 आपका क्या है, 1 2 3 4 आपका क्या है, एक्चुअल साइकिल है, क्लियर है। लेकिन जब हम लोगों ने सबकूलिंग करा दी तो जो हमारी साइकिल है वो 1 2 3 4 हो गई। तो अब देखिए इसके विभिन्न पैरामीटर्स को हम लोग यहाँ देखेंगे कि क्या बढ़ेगा, क्या घटेगा, क्या परिवर्तित रहेगा, क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं, यहाँ पे साइकिल आप लोग मेंशन कर लीजिए। जो 1 2 3 4 है हमारा, 1 2 3 और 4, ये हमारी एक्चुअल साइकिल है, क्लियर है। अब देखिए जो हमारी न्यू साइकिल बन रही है, कब, सबकूलिंग कराने पर, वो जो हमारी साइकिल है वो कौन सी है, 1 2 3 4 और 1, कौन सी है, 1 2 3 4 एंड 1, क्लियर है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि जब हमने सब कूलिंग कराई है VCRS में, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्लियर है। तो अब देखिए अगर हम लोग रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की बात करें, किसकी, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की, तो हम जानते हैं जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो क्या होगा आपका, एक्चुअल साइकिल में आपका जो हीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है इवापोरेटर में वो 4 से 1 हो रहा है। तो जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा हमारा H1 माइनस H4 होगा। क्या होगा, H1 माइनस H4। और जो हमारी न्यू साइकिल है, और जो हमारी कौन सी साइकिल है, न्यू साइकिल, इसमें जो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट वो हमारा होगा क्या, H1 माइनस H4 डैश, H1 माइनस H4 डैश। अब यहाँ से ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ देखिए H1 यहाँ भी है, H1 यहाँ भी है। अगर 4 और 4 डैश को हम लोग देख लें कि कौन अधिक है या कौन कम है, तो हम लोग बता सकते हैं क्या, कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा,
क्लियर है। यहाँ देखिए H1 यहाँ भी है, H1 यहाँ भी है, H4 और H4 डैश, अगर इन्हीं दोनों में हम लोग क्या निर्धारित कर लें कि H4 बड़ा है कि H4 डैश बड़ा है, क्लियर है, तब हम लोग क्या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के बारे में कुछ कहने की स्थिति में आ सकते हैं, क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पर इस डायग्राम पर देखिए, ये आपका क्या है H4 है और ये क्या है आपका H4 डैश है, क्लियर है। तो देखिए आप जानते हो इंथैल्पी का इंक्रीजिंग ऑर्डर ये है, तो H4 बड़ा है तो H4 डैश क्या है आपका छोटा होगा, क्लियर है। यहाँ देखिए H4 बड़ा है किसकी तुलना में, H4 डैश की तुलना में, क्लियर है। तो अब देखिए H4 बड़ा था तो H4 डैश छोटा था, तो अब देखिए यहाँ पर अगर H4 डैश आपका क्या डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो ये आपका जो टोटल टर्म होगा वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्लियर है। अगर H4 डैश घट रहा है तो H1 माइनस H4 डैश आपका अधिक होगा किसकी तुलना में, H1 माइनस H4 की तुलना में। तो अब हम बता सकते हैं कि अगर हम VCRS में रेफ्रिजरेंट की सब कूलिंग कराएंगे, क्लियर है, अगर हम VCRS में रेफ्रिजरेंट की सब कूलिंग कराएंगे तो आपका जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, इंक्रीज कर जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हम लोग वर्क इनपुट की बात करें यानी कंप्रेशर वर्क की, तो देखिए आपका कंप्रेशन दोनों साइकिल में 1 से 2 हो रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर हम एक्चुअल साइकिल में वर्क इनपुट की बात करें तो ये होगा H2 माइनस H1। यहाँ भी अगर हम लोग वर्क इनपुट की बात करें तो क्या होगा, H2 माइनस H1, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर दोनों सेम है, दोनों क्या है, सेम है। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हम रेफ्रिजरेंट की सब कूलिंग करा रहे हैं, किसकी सब कूलिंग, रेफ्रिजरेंट की सब कूलिंग करा रहे हैं VCRS में, तो जो वर्क इनपुट है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी क्या, नो इफेक्ट, क्लियर है। अब देखिए अगर हम लोग COP की बात करें, अगर हम लोग किसकी बात करें, COP की, तो आप लोग जानते हो COP जो होता है वह रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, क्लियर है। यहाँ भी जो आपकी COP होगी वह रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट होगी, क्लियर है। तो अब देखिए आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट सब कूलिंग पर क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। वर्क इनपुट जो है आपका दोनों केसेस में क्या है, सेम है। तो अब बताइए अगर ये कांस्टेंट है, ये दोनों इक्वल हैं, ये इंक्रीज कर रहा है तो COP भी हमारी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, क्लियर है। तो अब बताइए अगर VCRS में रेफ्रिजरेंट की सब कूलिंग करा रहे हैं हम, तो उसके COP पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो COP आपकी क्या इंक्रीज कर जाएगी, क्लियर है। अब देखिए प्रेशर रेशियो, कौन सा रेशियो, प्रेशर रेशियो। तो अब देखिए यहाँ पर जो आपका प्रेशर रेशियो है, यहाँ पर जो आपका प्रेशर रेशियो है वो P2 बाई P1 यहाँ भी है, प्रेशर रेशियो यहाँ भी P2 बाई P1 है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर दोनों सेम हैं तो यहाँ प्रेशर रेशियो पर भी क्या, नो इफेक्ट, प्रेशर रेशियो पर भी क्या, नो इफेक्ट होगा। अब देखिए वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आप कंप्रेशर की जानते हो 1 प्लस C माइनस C इंटू P2 बाई P1 के पावर 1 बाई
गामा, और यहाँ भी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होगी 1 प्लस वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी 1 प्लस सी माइनस सी इंटू P2 बाई P1 के पावर 1 बाई गामा। आप देख रहे हो दोनों सेम है, तो आपके कंप्रेशर की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो अब देखिए, ये तो क्या था, सब कूलिंग का इफेक्ट था किस पर, VCRS पर। क्लियर है? तो अब देखिए, अगर रेफ्रिजरेंट की हम सब कूलिंग करा रहे हैं तो पहला क्वेश्चन होगा कहाँ कराएंगे। क्लियर है? तो एग्जिट ऑफ कंडेंसर, कंडेंसर के निकास पर कराएंगे। कैसे कराएंगे? तो इसके लिए एक अलग से हीट एक्सचेंजर लगा होता है। क्या होता है? अलग से हीट एक्सचेंजर लगा होता है। कहाँ पर? कंडेंसर के निकास पर। क्लियर है? अब देखिए, अगर आपका वाटर कूल्ड कंडेंसर है तो जो कोल्ड वाटर को सबसे पहले किससे हम पास कराएंगे, हीट एक्सचेंजर से, और हीट एक्सचेंजर के बाद हम किससे पास कराएंगे उसी वाटर को, कंडेंसर में। क्लियर है? तो इस प्रकार आपकी रेफ्रिजरेंट की सब कूलिंग हो जाती है किसमें, VCRS में। क्लियर है? कौन सी हीट रिजेक्ट करेंगे? तो सेंसिबल हीट रिजेक्ट होती है किसमें, सब कूलिंग में। क्लियर है? अब देखिए उसका क्या इफेक्ट पड़ता है किस पर, VCRS के परफॉर्मेंस पर। तो हम देखें कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है हमारा वो इंक्रीज करेगा, वर्क इनपुट अनचेंज्ड होगा, कांस्टेंट होगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है? COP क्या होगी आपकी सब कूलिंग कराने पर, VCRS की इंक्रीज कर जाएगी। प्रेशर रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कंप्रेशर की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है? अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिन्हें हम लिख देते हैं। इसे ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखिए यहां पर VCRS में सब कूलिंग, क्लियर है, कहाँ कराई जाती है, कंडेंसर के एग्जिट पर। कहाँ पर कराई जाएगी, कंडेंसर के एग्जिट पर। क्लियर है? क्या होता है, सेंसिबल हीट रेफ्रिजरेंट का रिजेक्ट कराया जाता है। यानी रेफ्रिजरेंट से हम लोग क्या करते हैं, सेंसिबल हीट रिजेक्ट कराते हैं। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अगर आपकी रेफ्रिजरेंट की सब कूलिंग की जा रही है, क्लियर है, तो कंडेंसर का निकास जो है आपका वह किस रीजन में होगा। क्लियर है? तो सब कूलिंग कराने पर जो कंडेंसर का निकास होगा आपका वो कहाँ पे होगा, सब कूल्ड रीजन में। क्लियर है? अब देखिए सेंसिबल हीट रिजेक्ट कराई जाती है। अब देखिए यहाँ से क्या किया जाता है, इसमें एक हीट एक्सचेंजर कंडेंसर के निकास पर इंस्टॉल किया जाता है। कहाँ पर इंस्टॉल करेंगे आप लोग, कंडेंसर के निकास पर। नेक्स्ट जो है, क्लियर है,
नेक्स्ट कैसे किया जाता है, तो अगर आपका H2O कूल्ड कंडेंसर है, वाटर कूल्ड कंडेंसर है, कंडेंसर में कोल्ड वाटर हीट एक्सचेंजर से पहले पास कराया जाता है और फिर इसी वाटर को हम लोग किसमें, कंडेंसर से पास कराते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए आपका, अब एक क्वेश्चन यहां से आता है आपका क्या, कि आखिर सब कूलिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी, सब कूलिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसको भी समझ लीजिए। ध्यान दीजिए, यानी VCRS में सब कूलिंग आवश्यक होता है। क्लियर है। क्यों, यानी भी सब कूलिंग is desirable in VCRS। वाई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से कि VCRS में सब कूलिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्लियर है। या सब कूलिंग इज डिजायरेबल इन VCRS वाई, तो इसके दो रीज़न हैं। पहला तो देखिए, अगर आपका एक्सपेंशन वाल्व कंडेंसर से हायर एलिवेशन पर लगा है, क्लियर है, कंडेंसर से हायर एलिवेशन पर लगा है, तब भी आपका क्या, वहाँ पे सब कूलिंग इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है ना। तो पहला जो है आपका वो क्या है, जब एक्सपेंशन डिवाइस यानी थ्रॉटल वाल्व या आपका कैपिलरी ट्यूब जो कुछ भी हो, जब एक्सपेंशन डिवाइस कंडेंसर से हायर डेटम पर इंस्टॉल हो, तब हमको क्या, वहां पर सब कूलिंग करानी पड़ती है। क्लियर है। दूसरा, यदि आपके एक्सपेंशन डिवाइसेस में, अगर एक्सपेंशन डिवाइसेस में बहुत ही अधिक प्रेशर ड्रॉप प्रोड्यूस करना है, क्लियर है, सपोज कीजिए अगर आपका किसी VCRS में आपका कंडेंसर का प्रेशर 100 बार है, क्लियर है, और इवापोरेटर का प्रेशर 1 बार है, तो यहाँ पे आपका प्रेशर डिफरेंस क्या है, हाई है, तो वहाँ पर भी आपको क्या, ये सब कूलिंग करानी पड़ती है। तो अब देखिए यहाँ पर सब कूलिंग आवश्यक होती है कब, जब हाई प्रेशर ड्रॉप उत्पन्न करना हो। ठीक है ना। तो आपको क्या कराना पड़ेगा, VCRS में रेफ्रिजरेंट की सब कूलिंग करानी पड़ती है। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पर सब कूलिंग आवश्यक कब होगी, जब एक्सपेंशन डिवाइसेस कंडेंसर की तुलना में हायर डेटम पर लगा होगा, यानी ऊंचाई पर स्थित होगा, तब भी हमको क्या कराना पड़ेगा, वहाँ पर रेफ्रिजरेंट की सब कूलिंग करानी पड़ेगी। और दूसरा क्या है, अगर आपको बहुत ही हाई प्रेशर डिफरेंस
चाहिए। क्लियर है? यानी आपका अगर कोई VCRS है जिसमें बहुत ही हायर प्रेशर डिफरेंस, यानी कंडेंसर और इवापोरेटर के प्रेशर के बीच में डिफरेंस अधिक है, तब भी यहाँ पर आपको सब कूलिंग क्या करना पड़ेगा, उस VCRS में कराना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए बच्चों, अब देखिए अगला जो है हमारा केस है, केस नंबर 6। वो क्या है आपका, ड्राई कंप्रेशन वर्सेस वेट कंप्रेशन। क्या है? चलिए केस नंबर 6 देखिए आप लोग। केस नंबर 6 क्या है हमारा, ये आपका ड्राई कंप्रेशन वर्सेस वेट कंप्रेशन है। कैसा कंप्रेशन? ड्राई कंप्रेशन वर्सेस वेट कंप्रेशन। अब यहाँ देखिए ड्राई कंप्रेशन क्या होता है और वेट कंप्रेशन क्या होता है। तो देखिए पहले ये चीज़ समझ लीजिए, अगर सक्शन क्लियर है, सक्शन का मतलब ये है कि जो आपका इनपुट है किसका, कंप्रेसर का, अगर प्रवेश की अवस्था में रेफ्रिजरेंट आपका सैचुरेटेड वेपर है तो उसे हम ड्राई कंप्रेशन कहेंगे, और अगर प्रवेश के समय कंप्रेसर में प्रवेश के समय अगर हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो किस में, वेट वेपर है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वेट कंप्रेशन। क्लियर है? तो देखिए दो तरीके से हम कंप्रेशन करा सकते हैं, एक ड्राई और एक वेट। क्लियर है? तो अब देखिए अगर आप ड्राई कंप्रेशन कराते हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा VCRS पर, वेट कंप्रेशन कराते हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा किस पर, VCRS के परफॉर्मेंस पर। इन्हीं चीज़ों को इस केस नंबर 6 में हम लोगों को पढ़ना है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए अब हमारा जो होगा ये होगा आपका कैसा कंप्रेशन, वेट कंप्रेशन, और ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका ड्राई कंप्रेशन, और ये होगा हमारा क्या, वेट कंप्रेशन। क्लियर है? अब देखिए अब इन दो तरह के कंप्रेशन को हम लोग किस में, VCRS पर कराते हैं और देखते हैं कि VCRS का परफॉर्मेंस कैसे चेंज होता है। तो इसके लिए हमको अगर VCRS का pH डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो ये देखिए आपका, ये आपका प्रेशर एक्सिस और ये क्या, एंथैल्पी। ये यहाँ पर आपका प्रेशर होगा और ये क्या होगी, एंथैल्पी। अब देखिए सबसे पहले आप इसका क्या, सैचुरेशन कर्व बनाइए, तो ये आपका सैचुरेशन कर्व होगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कंप्रेशन दो स्टेट में कराते हैं। पहला जो है हम लोग ड्राई कंप्रेशन कराते हैं, तो ड्राई कंप्रेशन आपका होगा 1 से 2, आप जानते हो कंप्रेशन। तो देखिए ड्राई है, क्यों ड्राई है, क्योंकि यहाँ पर जो सक्शन स्टेट है यानी कंप्रेसर का जो प्रवेश है वो कैसा है, सैचुरेटेड वेपर है। आप जानते हो कंप्रेशन में आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन कराया जाता है। अब यहाँ देखिए ये आपका क्या है, 2 से 3 है, 2 से 3 है। अब देखिए यहाँ पर ये आपका 2 से 3 आपका क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पर आप हीट रिजेक्ट कराते हो, किसमें, कांस्टेंट प्रेशर पर आप हीट रिजेक्ट कराते हो कंडेंसर में। क्लियर है? 3 से 4, 3 से 4 आपका क्या, आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन, किसमें, एक्सपेंशन डिवाइसेस में। अब देखिए 4 से 1 क्या है आपका, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एब्जॉर्ब होती है, किसमें,
कांस्टेंट प्रेशर पर आपकी हीट एब्जॉर्ब होगी किसमें, इवापोरेटर में। क्लियर है। अब देखिए ये तो आपका, ये जो आपकी साइकिल है वो किसकी है, ड्राई कंप्रेशन की। ये आपका 1 2 3 एंड 4। अब देखिए अगर वेट कंप्रेशन हमको कराना है तो देखिए वेट कंप्रेशन का मतलब क्या, जो सक्शन स्टेट होगा कंप्रेशर का वो किस में होगा, वेट रीजन में होगा, यानी वहां पर लिक्विड भी मौजूद होगा और वेपर भी मौजूद होगा। तो अब यहां देखिए ये आपका 1 डैश, तो देखिए आप जानते हो ये सुपर हीटेड रीजन है, ये वेट रीजन है, इसमें लिक्विड प्लस वेपर दोनों होता है, ये आपका सब कोल्ड रीजन है। तो अब देखिए अगर यहाँ से हम कंप्रेशन कराएं तो ये आपका 1 से 2 डैश, 1 से क्या 2 डैश। तो अब देखिए जब हम लोगों ने कैसा कंप्रेशन कराया, ड्राई कंप्रेशन कराया, कैसा कंप्रेशन, ड्राई कंप्रेशन। तो अब देखिए जो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो क्या होगा आपका H1 माइनस H4। और वेट कंप्रेशन में जो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा वो होगा हमारा H1 डैश माइनस H4। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो H4 यहाँ भी है, H4 यहाँ भी है, H1 और H1 डैश में देख लें हम तो ये देखिए ये आपका क्या है H1, ये आपका H1 डैश। क्लियर है। तो हम देख रहे हैं कि H1 डैश जो है वो क्या है, छोटा है, किसकी तुलना में, H1 की तुलना में। तो अब देखिए अगर H1 डैश छोटा है, क्लियर है, तो ये टोटल टर्म क्या होगा, घट जाएगा और इसके कारण हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी क्या होगा, घट जाएगा। क्लियर है। तो अब बताइए अगर VCRS में हम वेट कंप्रेशन करा रहे हैं तो हमारे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट घट जाएगा। क्लियर है। अब देखिए वर्क इनपुट की बात करें हम, किसकी, वर्क इनपुट की। तो वर्क इनपुट आपका होगा 1 2 3 में कंप्रेशन 1 से 2 हो रहा है तो H2 माइनस H1। यहाँ पे जो आपका वर्क इनपुट होगा, क्या वर्क इनपुट होगा वो क्या होगा आपका H2 डैश माइनस H1 डैश। तो अब देखिए यहाँ पर ये आपका H2 डैश है और ये क्या है आपका H2 है। क्लियर है। तो अब देखिए H2 बड़ा कि H2 डैश, तो H2 डैश बड़ा है तो H2 डैश छोटा। क्लियर है। H1 और H1 डैश में देखिए H1 डैश छोटा है तो दोनों टर्म आपके छोटे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या कैन नॉट से, यानी हम लोग बता नहीं सकते। COP की अगर बात करें हम, COP, तो COP आप जानते हो क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। यहाँ भी जो COP होगी हमारी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट होगी। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो वेट कंप्रेशन कराने पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट घट रहा है। वर्क इनपुट के बारे में कैन नॉट से, तो COP के बारे में भी क्या हम लोग कुछ कह नहीं सकते। क्लियर है। बाकी प्रेशर रेशियो है, आप देखिए यहाँ पे ये आपका क्या है, P1 इज इक्वल टू P1 डैश इज इक्वल टू P4,
ये आपका P3 इज इक्वल टू P2 डैश इज इक्वल टू P2 है। क्लियर है। तो प्रेशर रेशियो पहले क्या था आपका ड्राई कंप्रेशन में P2 बाई P1, वेट कंप्रेशन में प्रेशर रेशियो क्या है P2 डैश बाई P1 डैश। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर P2 डैश बाई P1 डैश, तो अब देखिए यहाँ पे P2 डैश के बराबर है, P1 डैश के बराबर है, तो क्या होगा आपका प्रेशर रेशियो नो इफेक्ट, यानी प्रेशर रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी देखिए 1 प्लस C माइनस C इंटू P2 बाई P1 के पावर 1 बाई गामा। यहाँ भी वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी 1 बाई गामा। आप देख रहे हो P2 डैश के बराबर है, P1 डैश के बराबर है, तो ये भी आपका क्या होगा नो इफेक्ट। क्लियर है। तो देखिए आपका ये आपका जो केस नंबर 6 था ड्राई कंप्रेशन वर्सेस वेट कंप्रेशन, आप लोगों ने देखा कि अगर आप वेट कंप्रेशन कराओगे तो जो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो डिक्रीज कर जाएगा। वर्क इनपुट के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, COP के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते, प्रेशर रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और कंप्रेसर की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी क्या होगी अनचेंज्ड रहेगी। क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग समझने का प्रयास करें कि VCRS में क्यों वेट कंप्रेशन को प्रीफर किया जाता है, या VCRS में क्यों ड्राई कंप्रेशन को प्रीफर किया जाता है, वेट कंप्रेशन को अवॉइड किया जाता है। क्लियर है। यानी कहने का मतलब ये है कि क्यों VCRS में हम लोग केवल ड्राई कंप्रेशन को फेवर करते हैं। क्लियर है। और वेट कंप्रेशन से क्यों हम लोग दूर होते हैं, तो इसको समझिए। तो यहाँ पे आपका एक हेडिंग होगा कि VCRS में वेट कंप्रेशन को क्यों अवॉइड किया जाता है। क्लियर है। तो देखिए वेट कंप्रेशन का मतलब आप लोग समझ चुके हैं कि वेट कंप्रेशन में जो कंप्रेसर का सक्शन होगा वो वेट रीजन में होगा, और अगर वेट रीजन में होगा तो लिक्विड प्लस वेपर दोनों होगा। क्लियर है। अब देखिए, अगर हम कंप्रेसर की बात करें किसमें, VCRS में, किसकी बात करें, कंप्रेसर की बात करें VCRS में, तो आप जानते हो कंप्रेसर जो हैं आपके दो टाइप के कंप्रेसर यूज होते हैं, एक रेसिप्रोकेटिंग और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल। क्लियर है। तो अब देखिए, अगर आपका जो कैपेसिटी है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम की कैपेसिटी है, अगर 200 टन तक है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल रेफ्रिजरेटर। क्लियर है। और 200 टन से अधिक रेफ्रिजरेशन के इफेक्ट की कैपेसिटी है किसी रेफ्रिजरेटर की, तो उसको हम लोग लार्ज रेफ्रिजरेटर कहते हैं। क्लियर है। और अगर आपका स्मॉल रेफ्रिजरेटर है तो वहाँ पर कैसे कंप्रेसर का यूज़ किया जाता है, रेसिप्रोकेटिंग। ठीक है ना, रेसिप्रोकेटिंग फॉर स्मॉल रेफ्रिजरेशन यूनिट, यानी इसका जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो लेस देन 200 टन है। कितना है, लेस देन 200 टन। और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का हम लोग यूज करते हैं फॉर लार्ज
रेफ्रिजरेशन यूनिट, और इसका जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है वो 200 टन से क्या होता है, अधिक होता है। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर आपका स्मॉल रेफ्रिजरेशन यूनिट है तो हम कैसे कंप्रेशर का यूज़ करेंगे, रेसिप्रोकेटिंग। कैसे कंप्रेशर का यूज़ करेंगे, रेसिप्रोकेटिंग। आप जानते हो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर जो है वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेशर है। क्लियर है। इसमें रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स होते हैं, पिस्टन और सिलेंडर। क्लियर है। अब देखिए अगर हम वेट कंप्रेशन करा रहे हैं, कैसा कंप्रेशन, वेट कंप्रेशन, तो अब बताइए जो सक्शन होगा कंप्रेशर का वो वेट रीजन में होगा, यानी उसमें लिक्विड भी है और वेपर भी है। क्या क्या है, लिक्विड है और वेपर दोनों है। क्लियर है। तो अब देखिए अगर हमने वेट कंप्रेशन कराया है तो कंप्रेसर में आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट भी प्रवेश करेगा और वेपर रेफ्रिजरेंट भी प्रवेश करेगा। क्लियर है। तो अब देखिए अगर वेपर रेफ्रिजरेंट प्रवेश कर रहा है तो अच्छी बात है, अगर लिक्विड रेफ्रिजरेंट प्रवेश कर रहा है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर में जो आपका वियर और टियर को कम करने के लिए हम लोग उसका लुब्रिकेशन करते हैं, यानी उसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल को क्या करते हैं, कंटिन्यूअस सप्लाई करते हैं। क्लियर है। तो अब देखिए अगर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर है और उसमें अगर वेट रीजन से कंप्रेशन हो रहा है तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट भी प्रवेश करेगा, वेपर रेफ्रिजरेंट भी प्रवेश करेगा। वेपर से हमको कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वह अपने साथ कंप्रेसर के लुब्रिकेटिंग ऑयल को क्या करेगा, वॉश कर ले जाएगा। क्लियर है। यानी जो लुब्रिकेंट यूज होगा कंप्रेसर में वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट उसे क्या करेगा, अपने साथ लेकर चला जाएगा। क्लियर है। तो अब देखिए अब वहाँ पर लुब्रिकेशन की कमी हो जाएगी जिससे कंप्रेसर का वियर और टियर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है। क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग? अब देखिए तो क्यों अवॉइड किया जाता है, तो पहला पॉइंट तो हम लोग यहाँ से डिस्कस कर ले गए कि क्या, कि जो लिक्विड पार्टिकल होगा रेफ्रिजरेंट का कंप्रेसर के लुब्रिकेंट को वॉश कर देगा, जिससे कंप्रेसर का वियर और टियर क्या होगा, अधिक होगा। क्लियर है। बोलिए आपका क्या, अगर हम वेट कंप्रेशन कराते हैं तो जो लिक्विड पार्टिकल रेफ्रिजरेंट का होगा जो कंप्रेसर में प्रवेश करेगा वह अपने साथ क्या, जो लुब्रिकेंट्स होंगे उनको अपने साथ बहा ले जाएगा, जिससे आपका कंप्रेसर का वियर और टियर बढ़ जाएगा। हाँ, ये दूसरी बात है कि इस कंप्रेसर के बाद आपका ऑयल सेपरेटर लगा होता है जो इस लुब्रिकेंट और रेफ्रिजरेंट को क्या कर देता है, अलग कर देता है। क्लियर है। दूसरा आप लोगों ने यहाँ देखा है कि वेट कंप्रेशन कराने पर वेट कंप्रेशन कराने पर जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो क्या कर रहा है, घट जा रहा है, और यही चाहिए हमको। क्लियर है। क्यों? क्योंकि हम जब रेफ्रिजरेशन यूनिट का यूज़ करेंगे तो हमारा यही प्राथमिकता होगी कि क्या, हायर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट उत्पन्न हो उसमें।
तो ये दो कारण हैं जिसके कारण हम लोग वेट कंप्रेशन से क्या करते हैं, परहेज करते हैं और हमेशा किसको प्रीफर करते हैं, ड्राई कंप्रेशन। क्लियर है। अब एक चीज़ और कि अगर किसी रेफ्रिजरेंट में वेट कंप्रेशन हो रहा है तो वो क्या प्रदर्शित करेगा। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पर वेट कंप्रेशन, आप जानते हो ये इवापोरेटर होता है। क्लियर है, बोलिए। और यहाँ से ये हीट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर अगर आपका इवापोरेटर के प्रवेश पर जो रेफ्रिजरेंट होता है वो वेट वेपर है, और निकास पर आपका क्या, जनरली सैचुरेटेड वेपर होना चाहिए। सैचुरेटेड वेपर होना चाहिए। अब देखिए अगर इवापोरेटर के प्रवेश पर वेट वेपर है, इवापोरेटर के प्रवेश पर वेट वेपर है और निकास पर भी वेट वेपर हो, तो इसका क्या अर्थ है कि जो रेफ्रिजरेंट है वह आपका क्या, लेटेंट हीट एब्जॉर्ब नहीं किया है। क्लियर है। अगर यह रेफ्रिजरेंट आपका यहाँ पर लेटेंट हीट एब्जॉर्ब कर लिया होता तो यहाँ पर सैचुरेटेड वेपर में आपका कन्वर्ट हो जाता, लेकिन अगर यहाँ भी वेट वेपर है तो इसका क्या अर्थ है कि रेफ्रिजरेंट हमारा लेटेंट हीट या एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कंप्लीट एब्जॉर्ब नहीं किया है। तो यहाँ लिख लीजिए वेट कंप्रेशन का अर्थ है कि रेफ्रिजरेंट completely latent heat absorb नहीं किया है। क्लियर है। तो ये आपका था क्या, वेट कंप्रेशन वर्सेस ड्राई कंप्रेशन। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्या पढ़ना है हमको, यूज ऑफ फ्लैश चैम्बर इन VCRS। क्लियर है। तो देखिए फ्लैश चैम्बर के बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों ने पढ़ा था, कहाँ पर, VCRS जब स्टार्ट हुआ था। जो लोग नहीं पढ़े हैं प्लीज़ आप लोग VCRS का पहला लेक्चर देखिए। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है, यूज ऑफ फ्लैश चैम्बर इन VCRS, यानी हमको फ्लैश चैम्बर का यूज़ पढ़ना है किस में, VCRS में। तो देखिए VCRS में आपका फ्लैश चैम्बर लगा कहाँ होता है, तो देखिए यह इवापोरेटर के प्रवेश पर लगा होता है। ये आपका क्या है, फ्लैश चैम्बर। क्लियर है। और ये आपका क्या होता है, इवापोरेटर होता है। क्लियर है। यहाँ पे आपका स्टेट 4 था और यहाँ पर स्टेट क्या था, 1। क्लियर है। तो देखिए आप जानते हो कि जो इवापोरेटर के प्रवेश पर रेफ्रिजरेंट होता है वो किस स्टेट में होता है, यानी इवापोरेटर के प्रवेश पर रेफ्रिजरेंट आपका वेट वेपर होता है। क्या होता है, वेट वेपर। क्लियर है। अब देखिए अगर वेट वेपर है तो इसका क्या मतलब है। क्लियर है कि अगर वेट वेपर है तो इसका क्या मतलब है। अगर वेट वेपर है तो इसमें लिक्विड भी है
यानी लिक्विड प्लस वेपर क्या है, आपका लिक्विड भी है और वेपर भी है। क्लियर है। तो देखिए जो फ्लैश चैम्बर है वो क्या करता है, किसमें, VCRS में कहाँ लगा होता है, तो इवापोरेटर के प्रवेश पर और एक्सपेंशन डिवाइसेस के निकास पर। क्लियर है। तो देखिए क्या फंक्शन परफॉर्म करता है यह फ्लैश चैम्बर, ये जो फ्लैश चैम्बर है, क्लियर है, यानी यहाँ पर जो आपका रेफ्रिजरेंट है लिक्विड प्लस वेपर। क्लियर है। तो देखिए जो आपका फ्लैश चैम्बर है वह लिक्विड रेफ्रिजरेंट को इवापोरेटर में प्रवेश करने से क्या करता है, रोक देता है। क्लियर है। यानी जो अब इवापोरेटर में हमारा रेफ्रिजरेंट प्रवेश करेगा वो केवल और केवल वेपर होगा, उसमें लिक्विड पार्टिकल्स नहीं होंगे। तो जो आपका फ्लैश चैम्बर है कहाँ लगा होता है, तो इवापोरेटर के प्रवेश पर। किसके प्रवेश पर, इवापोरेटर के प्रवेश पर लगा होता है। क्या करता है, यानी फ्लैश चैम्बर इवापोरेटर में लिक्विड रेफ्रिजरेंट के को प्रवेश करने से क्या करता है, रोकता है। कौन, फ्लैश चैम्बर। ये क्या करता है, लिक्विड और वेपर को सेपरेट कर देता है और वेपर को इवापोरेटर में पास होने देता है और लिक्विड को पास नहीं होने देता। क्लियर है। अब देखिए जो फ्लैश चैम्बर का अगर प्रयोग आप VCRS में कर रहे हो, किसका, अगर आप फ्लैश चैम्बर का प्रयोग VCRS में कर रहे हो तो एक चीज़ याद रखिए, इससे ना तो आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रभावित होगा और ना ही क्या, COP। क्लियर है। तो आपका क्या, VCRS में फ्लैश चैम्बर के प्रयोग से COP पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी अगर आप VCRS में किसका प्रयोग किए हो, फ्लैश चैम्बर का, तो उसकी COP अनअल्टर्ड रहेगी, यानी उसकी COP में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है। अब देखिए, अब बेटा ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है वह हीट एब्जॉर्ब नहीं करता। क्लियर है। जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है वो हीट एब्जॉर्ब कम करता है, किसकी तुलना में, वेपर रेफ्रिजरेंट की तुलना में। क्लियर है। तो अब देखिए, अब जब ये हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्लियर है, तो अब बताइए हीट एब्जॉर्ब कम करेगा तो क्या होगा। याद रखिए जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है उसकी हीट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो वेपर रेफ्रिजरेंट की तुलना में कम होती है। तो अब देखिए, अगर सेम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट चाहिए आपको, सेम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट चाहिए, आप पढ़े हो हीट ट्रांसफर, उसमें Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एरिया। अब देखिए अगर कम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और समान रेफ्रिजरेशन इफेक्ट चाहिए तो आपकी एरिया क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। क्लियर है। एरिया क्या होगी, बढ़ जाएगी। और अगर अब देखिए अगर अधिक हीट एब्जॉर्ब करता है तो एरिया क्या होगी, कम हो जाएगी। क्लियर है। अब देखिए
आप लोग पढ़े हो हीट ट्रांसफ़र, उसमें क्या होता है, Q इज इक्वल टू माइनस के ए इंटू डी टी बाई क्या dx होता है। अब देखिए आपका वेपर रेफ्रिजरेंट की थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट की थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी तो क्या एरिया क्या होगी, अधिक होगी। और अगर अब देखिए अगर K कम है तो एरिया अधिक होगी, और अगर एरिया K अधिक है तो एरिया क्या होगी, कम होगी। क्लियर है। अब देखिए अगर केवल वेपर रेफ्रिजरेंट प्रवेश कर रहा है तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, अधिक है, तो एरिया क्या होगी, कम होगी। क्लियर है। अब देखिए अगर आपका क्या लिक्विड रेफ्रिजरेंट प्रवेश करता है तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम है, एरिया क्या होगी, अधिक होगी। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम फ्लैश चैम्बर का प्रयोग किए हैं, तो केवल वेपर रेफ्रिजरेंट प्रवेश करेगा और वेपर रेफ्रिजरेंट की थर्मल कंडक्टिविटी अधिक है तो एरिया क्या होगी, कम होगी। क्लियर है। तो अब बताइए अगर हम फ्लैश चैम्बर का प्रयोग किए हैं तो एरिया क्या कम होगी, और एरिया किसकी कम होगी, इवापोरेटर की एरिया कम होगी। तो अब बताइए अगर इवापोरेटर की एरिया कम होगी तो इवापोरेटर आपका क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा, यानी छोटे साइज का होगा। तो अब बताइए यहाँ से हम लोग कह सकते हैं फ्लैश चैम्बर के प्रयोग से, किसके प्रयोग से, फ्लैश चैम्बर के प्रयोग से इवापोरेटर की साइज घटाई जा सकती है। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट, यानी इवापोरेटर आपका कैसा होगा, कॉम्पैक्ट होगा। क्लियर है। तो अब देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किससे, फ्लैश चैम्बर से। कहाँ इंस्टॉल होगा बताइए, तो इवापोरेटर के प्रवेश पर इंस्टॉल होगा। क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, तो फ्लैश चैम्बर में लिक्विड रेफ्रिजरेंट, फ्लैश चैम्बर जो है इवापोरेटर में लिक्विड रेफ्रिजरेंट को प्रवेश करने से क्या करता है, रोक देता है, यानी ये लिक्विड और वेपर रेफ्रिजरेंट को सेपरेट कर देता है और केवल वेपर को पास होने देता है, लिक्विड को पास नहीं होने देता। क्लियर है। एक चीज़ और पूछा जाता है कि क्या VCRS में अगर हम फ्लैश चैम्बर का यूज़ किए हैं तो उससे COP क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी, अनचेंज्ड रहेगी, तो क्या होगा, अनचेंज्ड रहेगी। क्लियर है। और चौथा देखिए जो आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है, वेपर रेफ्रिजरेंट की थर्मल कंडक्टिविटी अधिक होती है। क्लियर है। अब देखिए अगर आपको सेम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट चाहिए दोनों केस में, तो अगर थर्मल कंडक्टिविटी कम है तो उसकी एरिया अधिक होगी, यानी अगर लिक्विड रेफ्रिजरेंट प्रवेश करेगा तो उसका क्या, इवापोरेटर की एरिया अधिक होगी। अगर वेपर रेफ्रिजरेंट प्रवेश करेगा तो क्या, वेपर रेफ्रिजरेंट की थर्मल कंडक्टिविटी अधिक होगी तो एरिया क्या होगी, कम होगी। क्लियर है। तो अब देखिए इससे हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे कि फ्लैश चैम्बर के प्रयोग से जो इवापोरेटर की साइज है उसे घटाई जा सकती है, यानी इवापोरेटर हमारा क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग। इस VCRS में छोटे छोटे टर्म्स होते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन्हें ध्यान से समझिए। पहला है आपका पुल डाउन पीरियड। क्या है, पुल डाउन पीरियड। अब देखिए पुल डाउन पीरियड क्या होता है, तो देखिए अगर आपका कोई भी रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनिंग, क्लियर है, ये रेफ्रिजरेटर या AC को आप चालू करते हो तो पहले उसके इवापोरेटर का टेम्परेचर वही होता है जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है। क्लियर है। जैसे ही आप
एसी या रेफ्रिजरेटर को स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट करने से पहले, क्लियर है, जो आपका उसके इवापोरेटर का टेम्परेचर होता है वो एम्बिएंट का टेम्परेचर होता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है, या आपके वातावरण का ताप होता है, क्लियर है। और जैसे ही आप एसी या रेफ्रिजरेटर को चालू करते हो, क्लियर है, तो उसके इवापोरेटर का टेम्परेचर कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता है एक डिज़ाइन वैल्यू, यानी जितना टेम्परेचर आप सेट किए हो वहाँ तक क्या करता है, डिक्रीज करता है, क्लियर है। और इसी टाइम पीरियड को ही हम लोग क्या कहते हैं, पुल डाउन पीरियड कहते हैं, क्लियर है। कौन सा पीरियड कहते हैं, पुल डाउन पीरियड कहते हैं। क्या समझ पाए आप लोग, एक बार और समझिए। देखिए जैसे ही हम किसी भी रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनिंग को स्टार्ट करते हैं, क्लियर है, तो उसका स्टार्ट होने से पहले उसका जो इवापोरेटर है उसका जो टेम्परेचर होगा वो सराउंडिंग के टेम्परेचर के इक्वल होता है, एम्बिएंट के, क्लियर है। और जैसे ही हम उसको स्विच ऑन करते हैं, क्लियर है, तो उसके इवापोरेटर का टेम्परेचर कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता है जितना टेम्परेचर आप क्या किए हो, उसको सेट किए हो, एसी के केस में सेट किए हो, और रेफ्रिजरेटर के केस में एक डिज़ाइंड वैल्यू होती है, वहाँ तक क्या होता है, डिक्रीज करता है, क्लियर है। और इसी चालू करने से लेकर उस डिज़ाइंड टेम्परेचर को प्राप्त करने में जो समय लगता है उसी टाइम को ही हम लोग क्या कहते हैं, पुल डाउन पीरियड कहते हैं, क्लियर है। इसको ध्यान दीजिए, पुल डाउन पीरियड क्या है आपका, तो इसको समझिए। जैसे ही देखिए पुल डाउन पीरियड क्या है आपका, जैसे ही रेफ्रिजरेटर को स्टार्ट किया जाता है तो उसका टेम्परेचर एम्बिएंट या सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर होता है। किसके बराबर होगा, एम्बिएंट टेम्परेचर या सराउंडिंग के टेम्परेचर के इक्वल होता है। और स्टार्ट करते ही इसका टेम्परेचर कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता है एक डिजाइन्ड वैल्यू तक, क्लियर है। तो जैसे ही हम रेफ्रिजरेटर को स्टार्ट करते हैं तो उसके इवापोरेटर का टेम्परेचर एम्बिएंट या सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर होता है, और स्टार्ट करते ही इसका टेम्परेचर कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता है एक डिज़ाइन वैल्यू तक, ठीक है ना। इसी टाइम पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, पुल डाउन पीरियड कहते हैं। कौन सा पीरियड कहते हैं, पुल डाउन पीरियड कहते हैं, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन क्या होता है आपका कि इस पुल डाउन पीरियड में, क्लियर है, जो वर्क इनपुट है यानी जो कंप्रेशर वर्क है वो क्या होता है, बढ़ता है, घटता है या परिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता है या फिर घटता है।
तो इस चीज़ को समझिए इस ग्राफ के माध्यम से। ये आपका पुल डाउन पीरियड है, क्लियर है, और ये क्या है, पावर है, किसका, कंप्रेशर का, क्लियर है। तो अब देखिए इस पुल डाउन पीरियड में आपका जो जो पावर है वो इनिशियली इंक्रीज करता है और फिर डिक्रीज करता है, ठीक है ना। तो अब देखिए पुल डाउन पीरियड में कंप्रेशर वर्क भी पूछ सकता है या पावर, ठीक है ना। पहले बढ़ता है फिर घटता है, क्लियर है। यानी इस पुल डाउन पीरियड में जो कंप्रेशर को चलाने के लिए पावर की आवश्यकता होती है वो क्या, जैसे ही स्टार्ट करोगे तो आपका पावर क्या होगा, बढ़ेगा कंप्रेशर को चलाने के लिए, और फिर क्या होगा, घटेगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग। नेक्स्ट जो टर्म है इसमें वो क्या है, पर्जिंग। क्या है, पर्जिंग। तो देखिए पर्जिंग क्या होता है, नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, पर्जिंग। पर्जिंग, पर्जिंग। तो देखिए बच्चों पर्जिंग क्या होता है। तो पर्जिंग आपका एक प्रोसेस होता है जिस सपोज कीजिए ये क्या है, आपका कंडेंसर है, क्या है, कंडेंसर। तो अब देखिए अगर आपका एयर रेफ्रिजरेंट के साथ कहीं पर मिल गया, क्लियर है, अगर एयर आपका क्या रेफ्रिजरेंट के साथ कहीं मिल गया, तो आप जानते हो एयर नॉन कंडेंसेबल गैस है, आइडियल गैस है, इसकी अवस्था परिवर्तन नहीं होती है, क्लियर है। तो अब देखिए अब यह एयर रेफ्रिजरेंट के साथ लगातार इस VCRS में क्या करेगा, फ्लो करेगा, क्लियर है। और आप जानते हो VCRS में हीट रिजेक्ट होता है कहाँ पर, कंडेंसर में, कहाँ पर, कंडेंसर में। अब बताइए कंडेंसर के प्रवेश पर रेफ्रिजरेंट सुपरहीटेड वेपर होता है और निकास पर सैचुरेटेड लिक्विड होता है, क्लियर है। रेफ्रिजरेंट जो होता है कंडेंसर के प्रवेश पर सुपरहीटेड वेपर होता है और निकास पर क्या, सैचुरेटेड लिक्विड होता है। यानी कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट का फेस चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, रेफ्रिजरेंट का फेस चेंज हो रहा है। अब देखिए अगर रेफ्रिजरेंट का फेस चेंज हो रहा है, अब बताइए अगर एयर पहुंच गया रेफ्रिजरेंट के साथ कंडेंसर में, तो आप जानते हो एयर नॉन कंडेंसेबल गैस है, इसका फेस चेंज होगा नहीं, क्लियर है। अब देखिए एयर की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है। आप जब पढ़े भी हो कि एयर होता है 0.026 वाट पर मीटर केल्विन, बहुत कम है। अब बताइए अगर थर्मल कंडक्टिविटी एयर की कम है, थर्मल कंडक्टिविटी एयर की कम है, तो बताइए वो हीट ट्रांसफर होने देगा, नहीं होने देगा, क्लियर है। तो इस एयर को कंडेंसर से क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, पर्जिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्जिंग। तो देखिए पर्जिंग आपकी एक प्रक्रिया है, पर्जिंग क्या है, आपकी एक प्रक्रिया है जिसमें कंडेंसर से एयर को
सेपरेट किया जाता है। किसको? कंडेंसर से एयर को सेपरेट क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? वाई? तो दो रीजन है। एयर नॉन कंडेंसेबल गैस है, जिसका फेज चेंज नहीं होता। क्लियर है? और दूसरा, एयर की थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है। एयर की थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? कम होती है, जिससे यह हीट ट्रांसफर में रेसिस्टेंस या हीट ट्रांसफर नहीं होने देता है। अगर इसको हम लोग और बेहतर से समझें तो थर्मल कंडक्टिविटी कम है। आप लोग कंडक्शन में RTH कंडक्शन का पढ़े हो क्या? B/Ka। अगर K कम है तो थर्मल रेसिस्टेंस क्या होगा? अधिक होगा। बोलिए, तो एयर की थर्मल कंडक्टिविटी कम है, तो अब बताइए यह हीट ट्रांसफर में क्या एक हाई कंडक्शन रेसिस्टेंस उत्पन्न करेगा कि नहीं? इसको भी लिख लीजिए। एयर हीट ट्रांसफर में, यानी कंडेंसर में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है उसमें हाई थर्मल रेसिस्टेंस उत्पन्न करता है। क्लियर है? तो ये तीन रीजन है किसके लिए? पर्जिंग के लिए। क्लियर है? क्या किया जाता है पर्जिंग में? जो कंडेंसर में आपका रेफ्रिजरेंट के साथ जो एयर मिला होता है उस एयर को क्या किया जाता है? कंटिन्यूअसली निकाल दिया जाता है। क्लियर है? दूसरा, क्यों किया जाता है? तो क्योंकि एयर नॉन कंडेंसेबल गैस है, जिसका फेज चेंज नहीं होगा। दूसरा, एयर की थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है, जिससे यह हीट ट्रांसफर में क्या अवरोध उत्पन्न करता है, नहीं होने देता है। या इसको और साइंटिफिक भाषा में अगर देखें हम लोग तो क्या हो सकता है कि एयर हीट ट्रांसफर में आपका हाई थर्मल रेसिस्टेंस उत्पन्न करता है। क्लियर है? नेक्स्ट आपका जो है हीट रिजेक्शन रेशियो। नेक्स्ट क्या है आपके पास? हीट रिजेक्शन रेशियो। नेक्स्ट हमारे पास है हीट रिजेक्शन रेशियो। इसको शॉर्ट में हम लोग HRR भी कहते हैं। तो देखिए हीट रिजेक्शन रेशियो क्या है? तो अगर आप रेफ्रिजरेटर को देखिए, यहाँ पर कोई भी रेफ्रिजरेटर है या TL टेम्परेचर पर क्या से हीट एब्जॉर्ब करता है, और इस हीट एब्जॉर्ब को हम लोग क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। क्लियर है? और ये आपका TH टेम्परेचर है, ये QH अमाउंट ऑफ हीट क्या कर रहा है? इसको ट्रांसफर कर रहा है। और यहाँ पे क्या? वर्क इनपुट। क्या है आपका? वर्क इनपुट। तो अब देखिए जो हीट रिजेक्शन रेशियो है आपका, ये क्या होता है? तो देखिए ये QH अपॉन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है।
कौन सा इफेक्ट? यानी कोई भी रेफ्रिजरेटर कितना हीट ट्रांसफर कर रहा है और कितना हीट एब्जॉर्ब किया है, इन्हीं दोनों का अनुपात जो है वो क्या कहलाता है? हीट रिजेक्शन रेशियो कहलाता है। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पर, तो हीट रिजेक्शन रेशियो को हम लोग क्या कहेंगे? यह रेफ्रिजरेटर द्वारा निष्कासित या रिजेक्टेड ऊष्मा और रेफ्रिजरेटर द्वारा अवशोषित ऊष्मा का अनुपात होता है। अनुपात होता है, यानी यह हीट रिजेक्टेड बाय रेफ्रिजरेटर टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का क्या होता है? रेशियो होता है। तो अब देखिए यहाँ पर जो हमारा HRR है वो हम लोग पढ़े हैं QH डिवाइडेड बाय क्या? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। क्लियर है? अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, बताइए। QH इज इक्वल टू W इनपुट प्लस रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा। बोलिए, होगा कि नहीं? तो अब बताइए HRR किसके इक्वल हो गया? QH। या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यहां से कैलकुलेट कीजिए। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कैलकुलेट कीजिए, तो यह किसके इक्वल होगा? QH माइनस W इनपुट। QH माइनस W इनपुट चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आप लोग, QH किसके इक्वल होगा? W इनपुट प्लस रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के। किसके इक्वल होगा? तो अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। HRR इज इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्लस W इनपुट डिवाइडेड बाय रेफ्रिजरेशन इफेक्ट लिखा जा सकता है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए आप लोग, जो HRR होगा आपका वो क्या होगा? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्लस W इनपुट डिवाइडेड बाय रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। बताइए ये टर्म कैंसिल होगा 1, तो HRR इज इक्वल टू क्या? 1 प्लस HRR इज इक्वल टू 1 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। बताइए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट हम लोगों ने क्या पढ़ा है? COP। तो यहाँ से HRR इज इक्वल टू होगा 1 प्लस 1 बाई COP। क्लियर है? तो यह एक्सप्रेशन आपके पेपर में पूछा जाता है, याद रखिएगा। अब बताइए क्या हीट रिजेक्शन रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? हीट रिजेक्शन रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? तो अब देखिए जो हीट रिजेक्शन रेशियो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है।
कितना होता है? ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। अब देखिए, इफ HRR इज इक्वल टू 1 हो, अगर हीट रिजेक्शन रेशियो 1 हो तो क्या होगा? बोलिए। अब देखिए, अगर हीट रिजेक्शन रेशियो 1 हो जाए तो आपका QH बाई रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना होगा? 1, यानी QH इज इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। और बताइए, वर्क इनपुट आप लोग क्या जानते हो? QH माइनस रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो वर्क इनपुट क्या होगा? 0 हो जाएगा। बोलिए, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि केल्विन प्लैंक हमसे क्या हो जाएंगे? नाराज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने थर्मोडायनेमिक्स में ही हमको बता दिया था क्या, कि आप एक ऐसे रेफ्रिजरेटर का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते जो लोअर टेम्परेचर से हीट एब्जॉर्ब करे, हायर टेम्परेचर पर ट्रांसफ़र करे। बोलिए, विदाउट वर्क इनपुट। क्लियर है? तो अब देखिए, अगर हीट रिजेक्शन रेशियो 1 हो रहा है तो W इनपुट 0 हो जा रहा है, यानी हम क्या बिना वर्क के ही लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर हीट क्या कर पा रहे हैं? ट्रांसफ़र करा पा रहे हैं। ठीक है ना? जो कि क्या है? W इनपुट इज इक्वल टू 0, जो क्लासियस के नियम का वायलेशन है। क्या है? क्लासियस के नियम का वायलेशन है। क्लियर है? बोलिए। यानी अगर हीट रिजेक्शन रेशियो 1 हो जाए तो ये क्या सिग्निफाई करता है कि क्लासियस लॉ जो है वो क्या है? वायलेट हो रहा है। ठीक है? तो यानी हीट रिजेक्शन रेशियो की वैल्यू सदैव क्या होगी? ग्रेटर देन 1, यानी 1.25 तक मैक्सिमम होती है, यानी 1 से बड़ी होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये आपका क्या था? हीट रिजेक्शन रेशियो। क्लियर है? इस प्रकार आप लोगों का जो VCRS चैप्टर था वो क्या हुआ? समाप्त हुआ। अगले लेक्चर में हम लोग VARS पढ़ेंगे। क्लियर है?